Hello everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika. I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और अभी हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की एक सीरीज़ हमने ख़त्म कर ली है। उसके बाद आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस के सेकेंड रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट रिएक्शन हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वो वीडियो। उसके बाद लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स बने थे उनको यूज़ करके डार्क रिएक्शन में हम आगे की रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में चलती है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट था, इसके अंदर ये ग्रेना थे, ये स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्टेड थे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये जो ग्रेना है इनकी मेम्ब्रेन यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, लाइट रिएक्शन चल रही थी। उस लाइट रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट्स बन रहे थे? एटीपी, NADPH2 एंड ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा था। ठीक है, अब ये सारे प्रोडक्ट्स इनको यूज करके हम बनाएंगे ग्लूकोज या फिर शुगर। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये बनेंगे डार्क रिएक्शन से। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में। ये है स्ट्रोमा रीजन। ओके, तो डार्क रिएक्शन है, इसी को हम CO2 फिक्सेशन भी बोलते हैं और कार्बन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है उसका रिडक्शन होता है। हम शुगर बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कार्बन है इसका रिडक्शन हो चुका है। ठीक है, हाँ रिडक्शन हो जाता है। और ये रिएक्शन हमने देखा कि स्ट्रोमा रीजन में चलती है और स्ट्रोमा में ये ATP और NADPH2 को यूज़ करके फिर ये रिएक्शन आगे कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं C3 साइकिल। इस C3 साइकिल जो है ये सब नाम पड़ा है 3 कार्बन की शुगर बनने से। 3 कार्बन की शुगर बनती है इस साइकिल में। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है स्टेबल प्रोडक्ट वो 3 कार्बन की शुगर होती है, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसी साइकिल को केल्विन बेंसन नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे केल्विन बेंसन, उन्होंने इस साइकिल को सबसे पहले बताया था। फिर इसमें इसको RPP रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से भी जाना जाता है। और ये जो C3 साइकिल है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, फिर होगा रिडक्शन और उसके बाद में रीजनरेशन। ये 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इन 3 स्टेप्स में ख़त्म होती है हमारी C3 साइकिल। तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी ये पहली कमिटेड एंजाइमेटिक स्टेप होती है। इसमें एंजाइम का यूज होता है जो कि रुबिस्को होता है, रुबिस्को राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। ठीक है, ये होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और एंड ऑक्सीजिनेज। अब ये है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, और इसके अंदर इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है कि ये
कार्बोक्सिलेज यानी CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजनेज यानी ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। अब ये दोनों गैसेस से बाइंड कर सकता है, तो इसके अंदर अगर CO2 का, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा रुबिस्को उसी से जाके बाइंड करेगा और फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। अगर ये CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो रुबिस्को की प्रॉपर्टी होती है कि वो CO2 से आके बाइंड होता है सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद C3 साइकिल का फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर होता है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर हो गया। और ये CO2 को एक्सेप्ट करके फर्दर क्या प्रोडक्ट बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। अब ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। 1 कार्बन CO2 का हो गया, ये 6 कार्बन टोटल हो गए, ठीक है, टोटल 6 कार्बन। और यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि रिडक्शन है। यहाँ पे रिडक्शन होता है 3PGA का, 3PGA का रिडक्शन होता है यहाँ पे। अब इसके रिडक्शन के लिए ये 2 एंजाइम्स होते हैं, 2 स्टेप में इसका रिडक्शन होता है। 3PGA पे अगर हम PG काइनेज यानी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज करेंगे, तो काइनेज एंजाइम है, ये ATP को यूज करेगा और ये यहाँ 2 ATP को यूज करता है। 2 ATP को यूज करके 2 ADP मॉलिक्यूल्स बनाता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं उनको रिलीज करवाता है। तो यहाँ से 3PGA 2 ATP को यूज करके 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, ठीक है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद इस पे 3P डिहाइड्रोजिनेज यानी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये क्या करता है, 2 NADP को यूज करके NADPH2 को यूज करता है और NADP में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनवाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी 3PGAL। यहाँ ग्लिसरेट से ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया, मतलब एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। वही तो हमारी स्टेप थी कि रिडक्शन करवाना है हमें। तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH2 का यूज करके हमने रिडक्शन करवा के बनाया 3PGAL ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है। इसके बाद में हम रीजनरेशन की स्टेप पे चलते हैं। तो ये जो 3PGAL है, इससे एक ATP मॉलिक्यूल को यूज करके हम बनवा लेते हैं वापस से RUBP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम रिलीज कर देंगे और ये RUBP हम फिर से बना लेंगे और ये RUBP फिर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है। तो हम इसको देखते हैं, ये हमारी NCERT का डायग्राम है, तो इसको एकदम से अच्छे से देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये जो RUBP है, RUBP ये हमारा फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, ठीक है। अब इसने ये CO2 को एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलेशन करवाया। कार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद ये प्रोडक्ट बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम रिड्यूस करवा देंगे 3-PGAL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ये बनवा लेंगे। अब इसके रिडक्शन के टाइम पे हमने 2 ATP और 2 NADPH2 को यूज किया था, वहीं पे 2 ADP और 2 NADP प्लस रिलीज हो गए थे, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो ट्रायोस फॉस्फेट साइकिल, ये ट्रायोस फॉस्फेट है, यहाँ से CO2 रिलीज होता है और वो CO2
फर्दर सुक्रोज और स्टार्च यानी शुगर का फॉर्मेशन करवाता है, और जो बचा हुआ कार्बन है वो वापस से रीजनरेशन करवा देता है RUBP का। RUBP फर्दर एक ATP को यूज करके ये फर्दर रीजनरेट करवाते हैं RUBP को। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP, 2 NADPH2, ठीक है, ये हमने यूज किया रिडक्शन के टाइम पे। एक ATP हमने यूज किया रीजनरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो इतना सब हो गया हमें एक CO2 को फिक्स करवाने के लिए। वहीं हमें 6 CO2 को फिक्स करवाना है, क्योंकि तभी तो हमारी एक शुगर बनेगी। ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर होती है। तो हमें इस साइकिल को 3 बार चलाना होगा, क्योंकि एक बार चलाने से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एक बार चलाने से हम 2 कार्बन को यूज कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 ATP प्लस 6 NADPH2 और प्लस 3 कार्बन यहाँ पे 3 ATP यहाँ पे रीजनरेशन में यूज करी जाएंगी। तो टोटल 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 9 ATP और 3 और 6 NADPH2 ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 6 कार्बन के लिए कितनी ATP, 9 ATP और 6 NADPH2 यूज करेंगे हम। और अगर हमें ये साइकिल में एक ही कार्बन एक बार ही चलानी है साइकिल, एक कार्बन को हम रीजनरेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 ATP, एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा C3 साइकिल। अब ये C3 साइकिल में एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो हम बता देंगे RUBP है। फिर फर्स्ट CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का बना, तो वो 3 कार्बन का बनता है। क्या बनता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, 3PGA के नाम से हम इसको जानते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें 3 ATP और 2 NADPH2 को हम यूज करेंगे, जिनमें से 2 ATP हैं वो हम रिडक्शन के अंदर यूज करते हैं, और एक जो थर्ड ATP है वो RUBP को रीजनरेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 हमने यूज किए। वही अगर ये पूछ ले कि 6 कार्बन के लिए कितने करेंगे, तो 6 CO2 को वो करने के लिए हम 9 ATP और 6 NADPH2 को यूज करेंगे और इस साइकिल को कंप्लीट करवा के शुगर का फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं C4 साइकिल। अब C4 साइकिल है तो हम H एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि H और स्लैक ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने C4 साइकिल को डिस्कवर किया था। इस C4 साइकिल इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, वो 4 कार्बन का है। ठीक है, और वो क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम H एंड स्लैक पाथवे के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे होता है? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं उनमें C4 साइकिल ज़्यादा चलता है, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मेज, सोरगम, शुगर केन, कोर्न, तो ये सारे C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई प्लांट का नाम दे दिया जाता है इनमें से कोई, कि इनमें से
C4 प्लांट कौन सा है, या फिर कोई इनमें से जैसे मेज का नाम दे दिया, और फिर वो पूछ लेगा कि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि अगर कि ये जो मेज है ये C4 प्लांट है, तो आप इसका प्रोडक्ट है वो कैसे बताएंगे। तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स है, ये अच्छे से याद रखने होंगे। मेज, सोरगम, शुगरकेन और कॉर्न, ये सारे C4 प्लांट्स हैं। अब इसके अंदर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और CO2 को एक्सेप्ट करके ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनवाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये मॉलिक्यूल 4 कार्बन का होता है। एक 3 कार्बन PEP के हो जाएंगे, एक कार्बन जो ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा। तो PEP को प्लस CO2 ये मिलके बनाते हैं ऑक्सैलो एसिटेट। 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल, 1 कार्बन की CO2, और ये बन जाएगा 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि इनमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। अब क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, इसके अंदर क्राउन की तरह अरेंजमेंट होता है सेल्स का। अब जैसे ये जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लीफ की स्ट्रक्चर है ये, यहाँ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और बीच में ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और इसी तरीके से ये लोअर एपिडर्मिस होती है। फिर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। कुछ बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी मीजोफिल सेल्स होती हैं। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ये एक लीफ की स्ट्रक्चर होती है। जैसे सबसे ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ये क्यूटिकल क्या करती है, ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करती है, कि मतलब एक्स्ट्रा वाटर है उसको ये रिलीज नहीं होने देती, एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाती है। ये एपिडर्मिस होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है लीफ की। ये मीजोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स 2 तरह की होती है, एक पैलिसेड मीजोफिल्स और एक स्पॉन्जी मीजोफिल। तो ये पैलिसेड मीजोफिल्स होती हैं, ठीक है। तो ये पैलिसेड मीजोफिल्स, और ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होती हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। ये बंडल शीट सेल्स होती हैं, और ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। ये एक C3 प्लांट की स्ट्रक्चर है। C3 प्लांट्स में इस तरह लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो बंडल शीट सेल्स हैं इनकी साइज छोटी होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर या तो प्रेजेंट नहीं होता है या फिर बहुत कम अमाउंट में जो क्लोरोफिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम वही C4 प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर है वो बनाएं, तो ये एपिडर्मिस हो गई, के बाद में ये पैलिसेड मीजोफिल प्रेजेंट होता है, के बाद में ये वेस्कुलर बंडल्स है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये पैलिसेड मीजोफिल्स हैं, यहाँ पे कुछ स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं इनकी जो बंडल शीट सेल्स हैं
ये हाईली इवॉल्व्ड होती हैं और इनकी जो साइज है ये बहुत लार्ज होती है। ठीक है, अब लार्ज होने का रीज़न क्या है, इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हाई अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती है, यहाँ पे फूड फॉर्मेशन होता है। अब इसमें भी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। तो ये वाली जो एनाटॉमी है इसी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, क्रेन्स एनाटॉमी, और ये होती है C4 प्लांट्स में। ठीक है, अब इसमें किस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है वो हम बात करते हैं कि ये इसमें मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स, ये दो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन से सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक मेसोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स लार्ज साइज की होती हैं और इसके अंदर जो ये एटमॉस्फेरिक CO2 है इसको मेसोफिल सेल के अंदर सबसे पहले एब्जॉर्ब किया जाता है। और कौन सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करता है, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, और ये बनाता है C4 एसिड यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C4 यानी C4 4 कार्बन का एसिड बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को ये भेज देता है बंडल शीथ सेल के पास और वहाँ पे ये बंडल शीथ सेल में कन्वर्ट करवा देता है इसको मैलिक एसिड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 रिलीज हो जाता है, बचे हुए 3 कार्बन की जो एसिड है उसको वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मेसोफिल सेल के पास। अब मेसोफिल सेल से ये वापस से रीजनरेट कर लिया जाता है 3 कार्बन का पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, PEP, इसको वापस से रीजनरेट कर लिया जाता है। और ये जो CO2 यहाँ रिलीज हुआ था ये C3 साइकिल में चला जाता है। C3 साइकिल में जाने का मतलब है ये यहाँ पे शुगर बनवाएगा यानी ग्लूकोज बनवाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी C4 साइकिल की। C4 साइकिल के अंदर मेसोफिल और बंडल शीथ सेल्स दोनों यूज होती हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है PEP के द्वारा और फिर वो बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बंडल शीथ सेल्स में भेज दिया जाता है, वहाँ से ये एक CO2 को रिलीज करवा लेते हैं जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। एक CO2 जो रिलीज हो जाता है वो C3 साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होके और शुगर का फॉर्मेशन करवाता है। बचे हुए 3 कार्बन का जो एसिड है वो वापस से मेसोफिल सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है और रीजनरेट करवा लिया जाता है PEP, जो फर्दर दूसरे CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल है C4 साइकिल। अब हम डिफरेंसेस देखें कि C3 और C4 साइकिल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो हम देखते हैं कि C3 साइकिल जो है, C3 पाथवे है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मेसोफिल सेल। फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल सेल्स में ही चलता है, C3 की बात करते हैं तब। लेकिन C4 के अंदर मेसोफिल्स फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मेसोफिल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। मेसोफिल्स और बंडल शीथ सेल दोनों सेल्स इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर द CO2 मॉलिक्यूल एक्सेप्टर इज RUBP। CO2 मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर की बात की जाए तो C3 के अंदर RUBP CO2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर रहा था और इसके अंदर PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये मॉलिक्यूल जो है वो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर इसके बाद थर्ड डिफरेंस है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और इसके अंदर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके अंदर बन रहा था हमारा 3PGA
और इसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर हम फोटो रेस्पिरेशन रेट की जब बात करते हैं तो C3 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन रेट हाई होती है एंड लीड्स टू लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2, इट डिक्रीजेस CO2 फिक्सेशन रेट। तो फोटो रेस्पिरेशन की रेट की हम बात करते हैं तो C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की रेट हाई होती है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट डिक्रीज हो जाती है, यानी CO2 फिक्सेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है। वहीं फोटो रेस्पिरेशन की रेट C4 प्लांट्स के लिए लो रहती है, ठीक है, और इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, यानी या अगर फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में होगा तो बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। हेंस इट इंक्रीजेस CO2 फिक्सेशन रेट, और ये CO2 फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज कर देता है। वहीं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 20 to 25 डिग्री होता है C3 प्लांट्स के लिए, और जो C4 प्लांट्स हैं उनके लिए 30 to 45 डिग्री होता है, यानी C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। और हम C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देखें जैसे राइस, वीट, पोटैटो, ये सारे C3 प्लांट्स होते हैं। वहीं C4 प्लांट्स के हम एग्जाम्पल्स देखें तो मेज, शुगर केन्स, ट्रिब्यूल्स, एमेरेंथस, और हमने देखा था कॉर्न, सोरघम, ये सारे भी C4 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। कैम साइकिल यानी या फिर कैम पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कैम पाथवे ये किस में चलता है? जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। अब जीरोफिटिक प्लांट्स का तो पता ही है आपको, वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं यानी वाटर डेफिशिएंट प्लेस पे जाके ग्रो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स। उन्हीं प्लांट्स के अंदर कैम साइकिल चलता है, ठीक है। अब कैम साइकिल जैसे इनके एग्जांपल्स देखें, पाइनएप्पल, अगेव, कैक्टस, ऑर्किड्स। पाइनएप्पल, अगेव, कैक्टस, ऑर्किड्स, ये सारे प्लांट्स के अंदर कैम पाथवे चलता है। और ये पाथवे आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, एकदम से C4 पाथवे की तरह ये चलता है। जैसे हम C4 पाथवे के अंदर दो सेल्स को यूज़ कर रहे थे, एक मीजोफिल सेल, एक बंडल शीथ सेल, वहीं इसके अंदर पूरा प्रोसेस सिर्फ मीजोफिल सेल्स में चलेगा, बट वो जो प्रोसेस है वो डिवाइड हो जाएगा डे और नाइट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर जो प्लांट्स हैं डे के अंदर अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं तो वो ट्रांसपिरेशन की रेट हाई होती है, यानी जो उनका वाटर लॉस है वो ज़्यादा, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। वहीं अगर वो अपने स्टोमेटा को दिन में ना खोल के रात में खोल लें तो टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर लॉस कम होगा, इसलिए ये प्लांट्स अपने स्टोमेटा को रात में ओपन रखते हैं और दिन में क्लोज रखते हैं, ठीक है। तो ये इनका डे व्यू है और ये नाइट का है कि ये एक मीजोफिल सेल है कंप्लीट, ठीक है। ये पूरी मीजोफिल सेल, इसके अंदर रात में स्टोमेटा ओपन है तो मतलब CO2 है, उसको रात में अंदर ले लिया जाएगा। ये CO2 रात के टाइम पे सेल के अंदर आ जाती है और इसको एक्सेप्ट करता है वही PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। PEP इसको एक्सेप्ट करता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और फिर वो बना लेता है C4 एसिड। अब वो C4 एसिड पूरी रात तक ये वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये प्लांट्स C4 एसिड बना लेते हैं और उस C4 एसिड को जब तक रात रहती है ये उसको यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखते हैं सारी CO2 को इसके अंदर C4 एसिड के रूप में, ठीक है। जैसे ही दिन होता है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, वहाँ से एक CO2 रिमूव हो जाता है और वो CO2 जाता है C3 साइकिल के पास। अब C3 साइकिल के पास जाने का मतलब है वो स्टार्च या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा, तो यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हमें फाइनली शुगर का फॉर्मेशन करवाना था। फिर बचा हुआ C3 एसिड अगेन PEP में रीजनरेट हो जाता है
कन्वर्ट हो जाता है और वो पीईपी नेक्स्ट CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल थी जो कि डे और नाइट में चलती है कैंप प्लांट्स के अंदर। ठीक है, रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, ओपन जैसे ही होंगे तो CO2 अंदर आएगी। CO2 के अंदर आने के बाद सबसे पहले पीईपी उसको एक्सेप्ट करेगा। पीईपी उसको एक्सेप्ट करके 4 कार्बन का एसिड बनाएगा, वही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और उसको ये वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखेगा। जैसे ही दिन होगा वहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और वो डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद CO2 है वो रिलीज हो जाएगा, C3 पाथवे में जाएगा, वहाँ से जाके शुगर या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा। बचे हुए 3 कार्बन का जो एसिड है वो फिर से रीजनरेट होके बना लेगा पीईपी। ठीक है, तो ये थी कैंप साइकिल। इसके बाद हम चलते हैं C2 साइकिल पे। अब C2 साइकिल है, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा ये C2 साइकिल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने C3 देखी, C4 भी देखी है, तो वहीं हम देख रहे हैं C2, यानी यहाँ पे 2 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है वो बन रहा है। अब 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की वजह से इसको C3 साइकिल हम बोलते हैं, और इसी को हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी को हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलेट, इसके अंदर एक ग्लाइकोलेट बीच में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी ज़्यादा तो अभी तक पता नहीं चली कि ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई शुगर नहीं बनती, कोई एनर्जी नहीं बनती, बल्कि एनर्जी यूज़ ज़रूर होती है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन के हमारी जो ATP है वो यूज़ हो रही है, तो उसको हम वेस्टफुल प्रोसेस बोलेंगे। फिर भी ये प्लांट्स के अंदर होता है, तो इसीलिए इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो इनहिबिट भी होती है, और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो 3PGA बनता है और एक बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये तो 3 कार्बन का होता है और ये होता है 2 कार्बन का। ये मॉलिक्यूल के बनने की वजह से इसको हम बोलते हैं C2 साइकिल। ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए इसको हम C2 साइकिल बोलते हैं। अब इसके अंदर जब C3 साइकिल हमारी चल रही थी तो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, यानी 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। वहीं अब ये C2 साइकिल चल रही है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है PGA का, एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है इसकी रेट कम हो गई इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जा रहे थे वो बनवाने के लिए शुगर, यहाँ से एक ही मॉलिक्यूल जा पाएगा। वहीं इसके अंदर सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। और ये ऑर्गेनेल्स इसी सीक्वेंस में होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहला ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद पेरोक्सिसोम होता है, और लास्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनेल्स यूज किए जाते हैं C2 साइकिल के अंदर, और यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इनका जो सीक्वेंस है ये सेम होता है, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट होगा, सेकंड पेरोक्सिसोम होगा और थर्ड होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। और 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है 3PGA और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसके अंदर ये ग्लाइकोलेट है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C2 साइकिल। और इसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम CO2 को एक्सेप्ट ना करके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है।
ये जो रुबिस्को होती है इसकी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि रुबिस्को है, इसके पास दो एक्टिविटीज हैं कार्बोक्सिलेशन की, ठीक है, एक होती है ऑक्सीजनेशन की, के पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा, तो अगर ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करके फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन, ये अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, ठीक है। तो इतना सब होता है। तो इसके अंदर जब RUBP ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो दो कार्बन मॉलिक्यूल का फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई ATP नहीं बनता, कोई NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सारा हमें C2 साइकिल के बारे में याद रखना है, ठीक है। वहीं मैं आपके लिए एक C2 साइकिल का डायग्राम लेके आई हूँ, जहाँ ये NCERT में नहीं दिया हुआ, इसलिए आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक एक चीज़ें इसकी याद रखो, लेकिन थोड़ा ये आप ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि कौन सा मॉलिक्यूल है वो कौन से ऑर्गेनेल के अंदर बन रहा है। जैसे कई बार क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं कि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, ये कौन से ऑर्गेनेल में बनता है, तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल पेरोक्सिसोम के अंदर बनता है और उसको फिर फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ग्लाइसिन से सेरीन कैसे बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम एक बार इसको जल्दी देख लेते हैं कि किस तरह से C2 साइकिल चलती है। तो जैसे सबसे पहले RUBP ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बनाता है। RUBP ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बनाएगा, वो ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। वहीं क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पेरोक्सिसोम में, वहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होने के बाद में इसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इतना याद नहीं करना कि ग्लूटामेट को यूज़ करके ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बना लिया जाता है और एक अल्फा कीटोग्लूटारेट को रिलीज़ कर दिया जाता है। इतना डीप में यानी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब मैं बोल के आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही। तो ग्लाइऑक्सिलेट है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, उस ग्लाइसिन को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन है, इसको सेरीन में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके टाइम पे 3 प्रोसेसेस होती हैं यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, डीएमिनेशन प्रोसेस और डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। 3 प्रोसेस होती हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन और डीएमिनेशन। ये 3 प्रोसेस होती हैं और फिर ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सेरीन के अंदर। अब सेरीन है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया से फर्दर पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से एक NADH यूज़ करके ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, और फिर एक इस ग्लिसरेट को हम भेज देंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में एक ATP मॉलिक्यूल को यूज़ करके PGA में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। और हम देखेंगे इस पूरी प्रोसेस में कहीं पे हमें ATP नहीं मिल रही है कि भाई इस प्रोसेस से ATP बन रहा हो, बल्कि यहाँ पे एक ATP हमारा बना हुआ यूज़ हो रहा है, यहाँ एक NAD यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इसे हम वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद में हमने सारी साइकिल्स को डिस्कस कर लिया है किस तरह से शुगर का फॉर्मेशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये दो तरह के फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे प्लांट है, उसकी प्लांट की एज कितनी है, अगर प्लांट है उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी। अब उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट नंबर, कितनी मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल नंबर, कि मीजोफिल सेल्स की साइज क्या है, सेल साइज, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस। वहीं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में देखें तो जैसे लाइट हो गया, CO2 कंसंट्रेशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। वहीं एक लॉ आता है बेकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब बेकमैन ने क्या बताया था कि कोई रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसको जैसे एक से ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन, उसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा फैक्टर्स उस रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो उस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम उस मॉलिक्यूल को चेंज कर देंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारी रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बताया था बेकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अंदर। तो ये एक NCERT की लाइन है कि इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, कोई केमिकल रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट कर रही है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच टू इट्स मिनिमम वैल्यू। तो उस रिएक्शन उसकी होगा जिसकी जो मिनिमम वैल्यू के नियरेस्ट होगा, जिसकी अमाउंट मिनिमम वैल्यू के पास में होगी। तो इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी चेंज्ड। तो यही वो फैक्टर होगा जो कि डायरेक्टली हमारी रिएक्शन को चेंज कर सकता है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देंगे हम, ठीक है। हम लाइट के बारे में देखते हैं, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हमारी जो फोटोसिंथेसिस है तो लाइट अगर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, लेकिन ये एक लिमिट तक चलता है। तो वहीं हम देखते हैं इसके ग्राफ में कि लाइट जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये एक लिमिट तक चलती है, उसके बाद में सैचुरेशन आ जाता है कि हम लाइट को कितना भी इंक्रीज कर ले उसकी जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, वहाँ पे एक सैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप अकर्स व्हेन लाइट इंटेंसिटी लो, अगर लाइट की इंटेंसिटी लो रहेगी तो उसमें लीनियर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने लाइट की जो अमाउंट है वो हम इंक्रीज करेंगे फोटोसिंथेसिस उतना इंक्रीज होगा। फिर लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, फुल सनलाइट की 10% में ही लाइट का सैचुरेशन आ जाता है, से ज़्यादा प्लांट्स फर्दर लाइट को यूज़ नहीं कर सकते चाहे कितनी भी लाइट हो, ठीक है। भले अगर ज़्यादा लाइट दे देंगे हम, एक लिमिट से ज़्यादा लाइट देंगे तो जो प्लांट है उसको डैमेज होगा, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल्स हैं वो उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएंगे अगर एक अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा हम लाइट दे देंगे, ठीक है। लाइट इज़ रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर, ये लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, लेकिन लाइट उन प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर होता है जो कि शेडी प्लांट्स होते हैं, डेंस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, एक कैनोपी के नीचे ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स के लिए जो लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। फिर जो इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज क्लोरोफिल ब्रेक डाउन, जैसे हमने बात करी कि एक लिमिट से ज़्यादा हम प्लांट को अगर लाइट दे देंगे तो वो उस प्लांट को डैमेज पहुंचाएगा, को डैमेज करवाएगा, ठीक है।
वो कैसे? क्योंकि उनके क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन करवा देगा, उनके क्लोरोफिल को ब्रेक करवा देगा, जिससे कि प्लांट है वो डैमेज होगा, उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था लाइट एज हमारा जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। इसके बाद हम चलते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर होती है हमारे लिए, तो ये है मेजर लिमिटिंग फैक्टर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारे जो एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो 380 ppm है, ठीक है। वहीं हम बात करें C4 प्लांट्स के लिए, तो C4 प्लांट्स को चाहिए 360 ppm। तो इनको तो कभी कमी नहीं होगी प्लांट्स को CO2 की, क्योंकि इनको जितनी चाहिए उतनी तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, तो इसलिए इनको कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हम C4 प्लांट्स की बात करें, C3 प्लांट्स की जब हम बात करें, C3 प्लांट्स को 450 ppm तक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए CO2 की। तो इसलिए इन प्लांट्स को हम CO2 फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं जिनकी वजह से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनके लिए इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 380 तक तो ये एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, लेकिन फिर बचा हुआ जो कॉन्सेंट्रेशन है CO2 का अमाउंट है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे जगह पे ये ग्रो होते हैं जहाँ पे CO2 की अमाउंट है उसको इंक्रीज करवा दिया जाता है, कहीं पे CO2 फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है। तो इससे फिर इस तरह से ये प्लांट्स हैं ये ग्रो करते हैं, तो ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से अफेक्ट करता है। फिर हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर का हमने देखा था डिफरेंस में कि C3 प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकते हैं, उनमें फोटो ऑक्सीडेशन यानी या फिर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। वहीं जो C4 प्लांट्स हैं इनका हमने देखा था ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, C3 प्लांट्स लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। हमने देखा था कि C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री तक रहता है, वहीं C4 प्लांट्स का टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री तक भी चला जाता है, यानी 40 to 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर अगर चला जाएगा तो C4 प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं, वहीं C3 प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। द डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एंजाइम सो इट्स टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड। अब जो डार्क रिएक्शन है उसमें हमने खूब सारे एंजाइम्स यूज़ किए थे, जैसे पेप कार्बोक्सिलेज हो गया, रुबिस्को हो गया, तो ये सारे एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये जो डार्क रिएक्शन है ये टेम्परेचर से कंट्रोल्ड होती है। क्योंकि जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर में एंजाइम्स पढ़े थे तब हमने बात करी थी कि एंजाइम्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर pH इन्हीं पे ये काम करते हैं। जब इनको इनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया जाता है तभी ये फुल एफिशिएंसी से वर्क करते हैं। तो इसीलिए ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो ये टेम्परेचर से कंट्रोल्ड होती है, हाईली कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। तो C4 प्लांट्स का देखें तो ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, C3 प्लांट्स लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर हमारा वाटर जो है की बात आती है, ये है रिएक्टेंट होता है लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन के अंदर हम वाटर को यूज़ कर रहे थे, वाटर की स्प्लिटिंग से ही तो हम ऑक्सीजन का रिलीज करवा रहे थे, ठीक है। तो ये भी फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने का। तो ये हमने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज की क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर दिया है, लाइट और डार्क रिएक्शंस दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।